नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। तो सबसे पहले आपको गोरखपुर ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। भगवान सूर्य की उपासना के पावन पर्व पर वो लाइव आ रहे हैं। मकर संक्रांति की सीएम योगी ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। भारत में आएंगे तो खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को आयोजित श्रद्धालु जन करते हैं। एक और हम लोग यहाँ पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर देश के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालु जनों के साथ मिलकर के इन लाखों श्रद्धालु जनों के साथ भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पावन खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है। तो दूसरी ओर इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालु जनों ने मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहां पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ का आज द्वितीय स्नान है, लेकिन पहला अमृत स्नान जिसमें अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी, उनकी सवारियां निकलेंगी, यह भी आज महाकुंभ में होगा और इस प्रारंभ होने वाला है। प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस अवसर पर पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान, ध्यान, दान, पुण्य का कार्यक्रम बड़े उत्साह से प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी यहाँ पर भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन स्थली पर बाबा के श्री चरणों में पावन खिचड़ी को चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज दिन भर लाखों की संख्या में प्रदेश भर से, देश भर से और नेपाल आदि देशों से भी आए हुए ये सभी लाखों श्रद्धालु बाबा को अपनी पावन खिचड़ी चढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कहीं भी कोई समस्या नहीं, श्रद्धालु जन बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मेरी पूरे प्रदेश वासियों से आस्था के इस पावन महापर्व पर यही अपील है कि पर्व और त्योहार हमें एकता का संदेश देते हैं, सामाजिक एकता का, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने का।
और इन पावन परंपराओं को क्षुण्य बनाए रखने, इनकी पवित्रता और इसकी मर्यादा का पालन करने की भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। मेरी विशेष अपील होगी, पर्व और त्योहारों के पीछे श्रद्धा का भाव ये अभिनंदनीय है। हम अवश्य इस बात को ध्यान दें कि हमारे पावन तीर्थ स्वच्छ और सुंदर बने रहें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम कतई न करें। कहीं भी जहां तहां गंदगी न करें। शासन प्रशासन सभी पूज्य संतों के, श्रद्धालु जनों के सबकी व्यवस्था के लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। अनेक स्वयंसेवी संगठन, श्रद्धालु जन और संतों की सेवा के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी आयोजन सकुशल संपन्न होंगे। मैं एक बार फिर से मकर संक्रांति की और महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान की मंगलमय शुभकामनाएं प्रयागराज में आए हुए पूज्य संतों को, कल्पवासियों को, श्रद्धालु जनों को और मकर संक्रांति की अपनी शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को भी इस अवसर पर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करते हैं अगली खबर की। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। संगम पर डुबकी के लिए कड़ाके की ठंड की चिंता किए बिना देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। विदेशी भक्त भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा है। चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश और धर्म की गूंज है। आपको बता दें, आज मकर संक्रांति का पर्व पर अखाड़ों का अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा। शिविर से निकलने और वापस आने में 12 घंटे से भी अधिक का समय लगेगा। तो मकर संक्रांति का पहला आज अमृत स्नान है। कल से महाकुंभ की शुरुआत हो गई थी। आपको बता दें, महाकुंभ में 13 अखाड़े जो हैं वो अमृत स्नान कर रहे हैं। उनकी जो शोभा यात्रा है वो निकाली गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का भीड़ जो है वो संगम पर दिख रहा है। शोभा यात्रा निकाली गई है। मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान है और इसमें अखाड़ों का 13 अखाड़े का जो है वो शोभा यात्रा जो है वो निकाला गया है। वहीं आपको बता दें कि कई महिलाएं भी जो हैं वो भीड़ के चलते बेहोश भी हो गई हैं। वहीं संगम तट पर सैलाब जो है वो भक्तों का उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो शोभा यात्रा है वो निकाली गई है। मकर संक्रांति का आज पहला अमृत स्नान है। संगम नगरी में ये भव्य आयोजन हो रहा है। महाकुंभ का ये भव्य आयोजन है। कल से ही महाकुंभ की शुरुआत हो गई थी। अगर बात की जाए स्नान की तो आज पहला अमृत स्नान है। मकर संक्रांति का आज दिन है और पहला अमृत स्नान जो है वो शुरू हुआ है। इसी को लेकर 13 अखाड़ों के जो स्वामी हैं वो शोभा यात्रा निकाले हुए हैं। अमृत स्नान का आज आगाज जो है वो शुरू हो गया है। सुबह 3 बजे से ही भक्तों की भीड़ जो है वो उमड़ी पड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संगम नगरी में ये भीड़ नजर आ रही है। प्रयागराज का ये भव्य नज़ारा है। संगम तट पर भीड़ जो है उमड़ी पड़ी है। भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं। शोभा यात्रा जो है वही निकला हुआ है। वही इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। शोएब, अगर बात की जाए, क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत तो कल ही हो गई, लेकिन आज जो है अमृत स्नान है, किस तरह का माहौल है प्रयागराज में?
देखिए, मकर संक्रांति के स्नान में जहाँ लोगों में उत्साह रहता था, लेकिन क्योंकि महाकुंभ में जो सबसे ज्यादा आकर्षण है वो अखाड़ों का होता है। और जी। आज से जो शाही स्नान है उसकी शुरुआत हुई है। 5 बजे के बाद इनका मुहूर्त और इनका समय था और उसके बाद ही इनका शाही स्नान हुआ। अखाड़ों को जो सीक्वेंस दिया गया उस सीक्वेंस से अलग अलग अखाड़े पहुंच रहे। अब जी। से करीब 2 से 2:30 बजे तक ये अखाड़ों के स्नान का जो सिलसिला है वो चलेगा। लंबा एक सिलसिला है, चलेगा, क्योंकि 13 अखाड़े हैं। सारे अखाड़े अलग अलग समय पर वो आएंगे। 5 बजे के बाद भोर में ही ये इनकी शुरुआत हुई है। अखाड़ों को जिस टिकट में नंबर दिया गया उस हिसाब से वो यहाँ पर आएंगे। जो परंपरा रही है अखाड़ों की उस सिलसिला में आ रहे हैं। लेकिन अगर श्रद्धालु की बात करें तो पूरा प्रयागराज शहर, पूरा महाकुंभ नगर श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। जिस मार्ग जिस ओर आप जाएंगे श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। न सिर्फ दिन रात, हर समय श्रद्धालुओं का सड़कों पर एक हुजूम दिखने को मिल रहा है। स्नान के लिए जो श्रद्धालु आए हैं, जिनके लिए करीब 40 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं, उन घाटों पर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन घाटों पर वो स्नान कर रहे हैं। उनका समय आप अगर उन्हें दिन में देखें, रात में देखें, जब भी जहाँ जो भी घाट पर पहुंच रहा वो स्नान कर रहा, माँ गंगा से आशीर्वाद ले रहा है। चूंकि कल से शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन आज जो शाही स्नान है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, 144 साल बाद ये मुहूर्त आया है, इसलिए लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। खासतौर से साधु संतों में, इन अखाड़ों के जो अलग अलग साधु संत है वो अपने अपने अखाड़ों के साथ अलग अलग समय पर इस कुंभ में माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए, स्नान लेने के लिए धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अभी तक शोएब, अगर देखा जाए कि जिस तरीके से ठंड की मार भी है वो देखने को मिल रही है, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही है, लेकिन ठंड के बावजूद भी अगर लोगों की बात की जाए तो किस तरह का उत्साह लोगों में दिख रहा है? देखिए, इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि आस्था जो है वो एक तरह से कह सकते सर चढ़ कर बोल रही है जी। और आस्था पर ये सारा कुछ भारी है। कुंभ में चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, युवा हों, उनको इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। हम जब आपसे बात करें तो बहुत थोड़ी दूर की विजुअलिटी, यानी कोहरा है, आसमान में धुंध है, मौसम बहुत ज्यादा ठंड है, उसके बावजूद उनके उत्साह में और ऐसे में माँ गंगा में जब स्नान करने के लिए उतरना, ये कहीं ना कहीं उस माँ के प्रति जो भाव है वो प्रकट करता है। इस तरह की परिस्थितियों में भी जिस तरह से श्रद्धालु माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए, स्नान करने के लिए निकल रहे, चाहे उसमें बुजुर्ग हो, बच्चे हों, वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि आज भी आस्था पर ये तमाम परिस्थितियां भारी हैं। तमाम समस्याएं या कष्टों के बाद भी माँ गंगा से मिलने का जो उत्साह, जो जोश है, वो बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये चमत्कार की तरह ही इसे कहा जाएगा प्रज्ञा। बिल्कुल शोएब, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भीड़ जो है उसको मैनेज करने के लिए प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि खबर ये भी सामने आ रही थी कि कई महिलाएं जो है वो भीड़ के चलते बेहोश भी हुई हैं, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है वहां पे? क्या किसी की संभावनाएं हैं कि कैसे बचाया जाए, इस तरह की कोई व्यवस्था? देखिए प्रज्ञा, जो क्राउड मैनेजमेंट है उसके तहत जो भी मुख्य स्नान पर्व है उस पे व्हीकल, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। किसी तरह का पास मान नहीं है, सिवाय इसके जो विशेष परिस्थितियों की सेवाएं हैं जैसे एम्बुलेंस या प्रशासनिक अधिकारी, उनके अलावा पूरे मेला क्षेत्र में किसी भी गाड़ी को चलाने की अनुमति नहीं है। और इसकी वजह से जो ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्हें ज्यादा पैदल चलना मुश्किल होता है, उनके लिए ये बात जरूर है कि थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जो पार्किंग स्थल जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं या रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने के बाद सबको वाहन मिल पाना, संसाधन मिल पाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बहुत ज्यादा दूर तक पैदल भी चलना पड़ता है और इसकी वजह से कुछ लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही है। लेकिन चूंकि उनको आस्था है, जो माँ गंगा के प्रति उनका प्रेम है, वो कहीं ना कहीं उन्हें ये कठिनाइयों से पार निकालता है। बिल्कुल शोएब, लेकिन अगर बात की जाए शोभा यात्रा की, तो 13 अखाड़ों का शोभा यात्रा जो है वो सुबह में निकली है। कितनी यात्राएं और भी निकल सकती हैं और कब कब ये जो कार्यक्रम है वो होगा? देखिए प्रज्ञा, ये जो 13 अखाड़े हैं इनकी यात्रा एक साथ नहीं निकलती।
अलग अलग सीक्वेंस में जो परंपरा रही है, जिस अखाड़े को पहले आना होता है, फिर दूसरे नंबर पर सबसे पहले जो सन्यासी अखाड़े हैं, सन्यासी अखाड़े में आप जूना अखाड़े हैं और भी अखाड़े हैं, जो सन्यासी परंपरा को मानने वाले अखाड़े हैं उनका नंबर सबसे पहले है। उसके बाद बैरागी परंपरा को मानने वाले जो अखाड़े हैं उनका नंबर आता है। और बिल्कुल शोएब, जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, प्रयागराज में जो है महाकुंभ की शुरुआत तो हो ही गई है, आज शाही स्नान भी है, उसकी भी भीड़ हम देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है, जहां बीजेपी और सपा चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पर पीछे करते हुए भी नजर आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ने पर बोले कि 9 सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस जो है वो नहीं लड़ी, तो मिल्कीपुर में भी सपा कांग्रेस के साथ खड़ी है। वहीं महाकुंभ को लेकर, महाकुंभ सदियों से चला आ रहा है, ये आस्था का प्रश्न है, इसमें कोई सम्मान मिलना चाहिए। तो आपको बता दें, मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है, इसी को लेकर कांग्रेस और सपा पर तंज कसते हुए जो है कांग्रेस के लोग जो है, अजय राय जो है वो नजर आए। मिल्कीपुर हम लड़ नहीं रहे हैं, इसके पहले भी जो 9 जगह उपचुनाव हुआ वह कांग्रेस नहीं लड़ी, वह हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी को सहयोग किया है। अब मिल्कीपुर में भी इंडिया गठबंधन के पार्ट समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उनकी मदद कर रहे हैं। इतना ही कहना चाहूंगा, ये आस्था का प्रश्न है, ये अपने धर्म का हमारे प्रतीक है और महाकुंभ विगत सदियों से चला आ रहा है। निश्चित तौर से इसमें सबका सम्मान है, सबको सम्मान मिलना चाहिए और हमारी आस्था का प्रश्न है। जो भी लोग इसमें सच्चे मन से आएंगे, सच्चे भाव से आएंगे, धर्म करेंगे, सब सच्चे ही मन से जाता है, कोई वहां दुर्भावना लेकर नहीं जाता। और फिर से दिल्ली की जो आप देख सकते हैं दुर्दशा, जितने भी लोग दिल्ली गए होंगे उन्होंने देखा होगा शीला दीक्षित जी के समय की दिल्ली और आज की दिल्ली, कांग्रेस के समय की दिल्ली और आज की दिल्ली, जमीन आसमान का अंतर है। चाहे वो सड़क को देख लीजिए, चाहे आप वहां के सुंदरता को देख लीजिए, आप मेट्रो को देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, जो भी काम हुआ है कांग्रेस के समय में और शीला दीक्षित जी के समय हुआ है। जब आपकी जो दिल की बात थी वो जुबान पे आ गई, और जब दिल की बात जुबान पे आ जाती है तो वो उसका पटाक्षेप नहीं होता। वो जितना भी उसको ढकने का प्रयास करेंगे उतनी चीजें और बढ़ती चली जाएंगी। उसमें सीधा है कि अमित शाह जी माफी मांगे और इस्तीफा दें। गठबंधन के साथ हैं समाजवादी। सरकार ने अत्याचार अन्याय किया है, आगे भी अत्याचार अन्याय करेंगे तो जनता इसका जरूर जवाब। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं। रमन, अगर बात की जाए, मिल्कीपुर सीट पर अब उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनावी जो दाव है वो बीजेपी और सपा जो है पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है वो पीछे सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल प्रज्ञा, आपको बता दें कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ा 2024 में, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा था कि जो मिल्कीपुर में होने वाला उपचुनाव है उसमें भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार सकती है। लेकिन जिस तरीके से आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सुल्तानपुर दौरे पर पहुंचे थे और वहां पर जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि 10 सीटों का जो उपचुनाव था उसमें 1 सीट खाली थी मिल्कीपुर, और उनका गठबंधन अभी समाजवादी पार्टी से है। ऐसे में मिल्कीपुर में भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी, वहां पर कोई चुनाव नहीं लड़ेगी और जो भी उनके पदाधिकारी हैं और जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मिलकर वहां पर सपा का साथ देंगे और भाजपा प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। आपको बता दें, अजय राय के साथ ये बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने भी कही थी। अविनाश पांडे ने भी ये कहा था कि मिल्कीपुर जो सीट है उस पर कांग्रेस सपा का समर्थन करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में भले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के दोनों अलायंस से अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन ये चर्चा
मिल्कीपुर और खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी से उसका साथ छूटे, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि उसका कहना है कि हमारा पहला लक्ष्य भाजपा को हराना, और जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ रहेंगे, किसी भी शर्त पे उसका साथ देंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो कि दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है उत्तर प्रदेश में, अगर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस दूरी बनाती है तो कहीं ना कहीं सीधा नुकसान कांग्रेस को भी होगा, क्योंकि इस बार गठबंधन में जिस तरीके से 6 सांसद बने। लेकिन रमन, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो बिल्कुल टूटने के मोड़ पे आ गया है, कहीं अखिलेश यादव भी सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब अजय राय को ही देख लीजिए, उन्होंने बस ये कहा है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। उपचुनाव में भी 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस जो है उसने अपने एक भी प्रत्याशी नहीं उतारे थे, और अब देखा जाए तो मिल्कीपुर सीट पर भी नहीं उतारे जा रहे हैं। तो क्या इसके मायने निकाले जाए? मायने वही निकाले जा रहे हैं कि अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहती कांग्रेस किसी तरह की। हालांकि धीरे धीरे वो तैयारी कर रही है संगठन चुनाव की, अपने संगठन को मजबूत कर रही है। उसने कमेटी भंग की और नई कमेटी बनाने की तैयारी में है, ताकि नई ऊर्जा के साथ में 2027 विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे। लेकिन जब तक तैयारी पूरी ना हो जाए तब तक कांग्रेस को ऐसा कोई स्टैंड नहीं लेना चाहती, जिसके चलते कांग्रेस की जो बनी बनाई पिच है, जो कांग्रेस में ऊर्जा आई है 2024 लोकसभा चुनाव में, उसका सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान हो। ऐसे में अखिलेश यादव भले बयान दें या फिर अखिलेश यादव के नेता भले कांग्रेस के खिलाफ बयान देते आ रहे हों, लेकिन कांग्रेस बयानबाजी अलग चीज है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से अभी कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहती है। और यही कारण है कि मिल्कीपुर में कांग्रेस का मानना है कि अगर 9 सीटों पर उसने सपा को समर्थन दे दिया तो एक सीट का कोई मतलब नहीं है, जबकि वो सीट समाजवादी पार्टी की सीट थी। ऐसे में मिल्कीपुर में समर्थन करके एक एहसान समाजवादी पार्टी पर लादना चाहती है, जिसका कहीं ना कहीं भरपाई आने वाले समय में वो सपा से मांगे। बिल्कुल रमन, जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं सपोर्ट करके कांग्रेस जो है वो अपना साथ जो है सपा के साथ नहीं खोना चाहती, तो क्या माना जाए कि बीजेपी और सपा का अब सीधे टक्कर है? बिल्कुल, मिल्कीपुर में जिस तरीके से 2022 में भी भाजपा और सपा की सीधी लड़ाई थी, भाजपा की तरफ से गोरखनाथ बाबा थे और सपा से अवधेश प्रताप थे जो मौजूदा सांसद हैं। उसके बाद में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी सपा भाजपा की लड़ाई हुई, सपा उसमें भी जीती, और इस बार भी लड़ाई जो है सपा भाजपा की सीधी लड़ाई है। और भाजपा बिल्कुल रमन, देखना अब ये होगा कि बिल्कुल रमन, देखना ये होगा कि मिल्कीपुर सीट पर आखिर बीजेपी जीतती है या सपा। काफी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रमन इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।